हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो आपका है चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स यानी पूर्णांक चैप्टर है। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे और उन्हीं को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो ये कुछ डिवीजन की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, डिवीजन की प्रॉपर्टीज हम सीख रहे थे। इससे पहले हमने क्या किया था वो भी देख लीजिए। हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है, अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे सीख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन था, हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। है ना, इंटीजर की जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी थी वो हम यूज करके इनको सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए थे और जो थर्ड पार्ट था उसको देखिए क्या है यहाँ पे। ये क्वेश्चन दिख पा रहे हैं, 4 इंटू 5 इंटू 39। ठीक है, और माइनस करना है इसमें से 5 इंटू 2 इंटू 88। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे बोला है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फर्क कहाँ पे पड़ेगा आपको कैलकुलेशन में। सबसे पहले आपको बोला है 4 इंटू 5 इंटू 39, यही है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या बोला है, जैसा बोला है ब्रैकेट वाले को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 39 इंटू 5, 5 इंटू 9 कितना होता है 45, 4 बच गए। और 5 इंटू 3 15 प्लस 4 19, 195 आया है बच्चों। 195 को अगेन हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, 2 हासिल। 4 इंटू 9 36 और 2 38, 3 हासिल। 4 इंटू 1 4 और 3 7। ऐसे कुछ हमें करना पड़ेगा, है ना। यही होगा, ये करके 195 से मल्टीप्लाई करके 780 आ गया। चलो, अब जैसे इसमें दिया है वैसे करके देख लिया हमने। लेकिन अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, हमें ये लिख के इतना सब कुछ करना नहीं पड़ेगा तामझाम। हम पहले 4 और 5 को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, किन्हीं भी दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको थर्ड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसको जो आंसर आएगा 39 से करेंगे। 4 इंटू 5 तो इजीली आप बता सकते हैं 20 आएगा इंटू 39, है कि नहीं। तो ये भी बहुत आसान होने वाला है। मुझे बताइए, 0 तो हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब 39 का डबल कितना होता है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। 40 का डबल तो पता होगा। 40 का डबल कितना होता है 80। अब 80 में से हम 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 39 था ना, तो हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको 40 को, ये 39 को करना था। तो हम 80 में से 2 माइनस करेंगे, 78 आ जाएगा। यही आंसर आ गया। हमने बिना कुछ लिखे सीधे सीधे इसका आंसर निकाल दिया है। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू 88 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर आएगा उसको 5 से, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन 5 इंटू 2 पता है हमें 10 होता है, और 10 इंटू 88 880 होता है। तो ये -100 आंसर आ गया। इसीलिए जब हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, कैलकुलेशन हमारा काफी इजी हो जाता है। समझ में आ रहा है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अ कंपनी हैज 10 ऑफिसेज अक्रॉस द कंट्री। कोई एक कंपनी है जिसके 10 ऑफिस हैं एक कंट्री में। आउट ऑफ देम 3 ऑफिसेज हैव 19 एम्प्लॉयज ईच। और जो इसके 10 ऑफिस है उसमें से 3 ऑफिस में क्या है 19 एम्प्लॉय हैं हर एक ऑफिस में। 4 offices have 31 employees and the remaining offices have 20 employees. How many employees are there in the company?
बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों। यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पूछा है कंपनी में, और गिवन क्या है वो देखिए। एक तो 3 ऑफिसेज में दिया है 19 एम्प्लॉय ईच ऑफिस में है, 4 एम्प्लॉयज में दिया है 31 एम्प्लॉय हर एक ऑफिस में है। तो नंबर ऑफ ऑफिस कितना हुआ देखिए, नंबर ऑफ ऑफिस 3 ऑफिस का पहले दे दिया आपको, है ना, प्लस 4 ऑफिस का इसके बाद दे दिया, प्लस उसके बाद नहीं पता, लेकिन टोटल 10 ऑफिस है ना, यही तो है। अब ये कितना बचा ये हम आसानी से बता सकते हैं, 4 और 3 7, तो 7 प्लस 3 10 होता है, मतलब 3 ऑफिस और दिए बचे हैं जिनका हमें क्या बोला गया है, एंड द रिमेनिंग ऑफिसेज हैव 20 एम्प्लॉय। तो बाकी के जो 3 ऑफिस हैं उनमें 20 एम्प्लॉय है हर एक ऑफिस में। समझ में आ रहे हैं? तो इसका मतलब देखिए आपका कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बनती है। नहीं समझ में आया? चलिए डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखिए कितने हैं, वो 3 ऑफिस में 19 एम्प्लॉय हैं हर एक ऑफिस में, मतलब एक ऑफिस में 19 एम्प्लॉय, फिर दूसरे में 19 एम्प्लॉय, फिर तीसरे में 19 एम्प्लॉय। या तो ऐसे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, 3 ऑफिसेज की बात कर रहा हूं, जो ये बोला गया है कि 3 ऑफिसेज हैव 19 एम्प्लॉय ईच, तो हर एक ऑफिस में 19 एम्प्लॉय हैं 3 ऑफिसेज में। तो 19 प्लस 19 प्लस 19 ये 3 ऑफिसेज के लिए आ गया। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 19, एक ही चीज है ना। रिपीटेटिव मल्टीप्लीकेशन करें उससे अच्छा, एडिशन करें उससे अच्छा हम इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 3 से। फिर 4 ऑफिसेज में 31 एम्प्लॉय हैं, बचे 3 ऑफिसेज में 20 एम्प्लॉय हैं हर एक ऑफिस में। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या किया है, इसमें हमने 3 इंटू 20 माइनस 1 ये लगा दी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लगाई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली 4 इंटू 30 प्लस 1, ये 30 है ना, तो 4 इंटू 30 प्लस 1 कितना हो गया? 31 हो गया। यहाँ भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। भाई एक्चुअली 19 का टेबल आता है, इसको भी आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट नहीं, हमने प्रॉपर्टी का यूज कर दिया तो और इजीली आपका काम हो जाएगा। फिर 20 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 2 ही करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये तो इजीली 60 लिख सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आसान हो गया, 3 को 20 से करो मल्टीप्लाई, फिर 3 को 1 से करो, तो 3 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 1, सेम यहाँ पे होगा 4 इंटू 30 प्लस 4 इंटू 1 और 60 एज इट इज। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आ रहा है समझ में? अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और हम 3 इंटू 20 60 लेके आ गए, 3 इंटू 1 3 है, और 4 इंटू 3 30 कितना हो गया? 120, फिर प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4, एंड ये प्लस 60 हो गया। इन सब को सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? ये हो गया 60 प्लस 60 120 प्लस 120 240 और ये हो गया -3, ये हो गया +4, तो +4 -3 1 बच गया, तो 240 प्लस 1 241, टोटल 241 एम्प्लॉयज हैं। डायरेक्टली बिना हमें कैलकुलेशन किए आ गया है आंसर, है ना, रिटर्न में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। इस तरह के ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप देख लीजिए। देयर आर 7 कंटेनर, 7 कंटेनर्स हैं जिसमें अंडे भरे हुए हैं। ईच कंटेनर कंटेन 22 एग। अब 7 कंटेनर हैं और हर एक कंटेनर में 22 अंडे हैं। इफ 4 eggs आर taken out from any 4 containers, then how many eggs are left in the container? बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए टोटल 7 कंटेनर हैं, 7 डब्बे हैं, जिसमें से हर एक डब्बे में 22 अंडे हैं। अब किन्हीं 4 कंटेनर में से
हाँ, किन्हीं 4 कंटेनर में से हमने 4 अंडे निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि टोटल कितने अंडे बचे हैं कंटेनर में। समझ में आ रहे हैं? तो देखिए, टोटल अंडे कितने हैं? टोटल एग्स, टोटल एग्स हो गए बच्चों 22 अंडे हैं हर एक कंटेनर में। टोटल कंटेनर है 7, ये टोटल नंबर ऑफ एग्स हो गए। ठीक है, अब एग्स टेकन आउट, भाई कंटेनर से एग कैसे निकाले? भाई हर एक कंटेनर से हमने 4 एग निकाले और सिर्फ 4 ही कंटेनर से निकाले, तो 4 इंटू 4 ये अंडे हमने निकाल लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए, अब है 22 इंटू 7 है, तो मैंने 20 प्लस 2 इंटू 7 कर दिया, है ना? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। 4 इंटू 4 तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 16 हो जाएगा। अब 7 को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2 14 आ जाता है ना? 0 एज इट इज। 7 इंटू 2 14 माइनस 16 कितना आ गया? 140 माइनस 2 138, है ना? कैलकुलेशन सिंपल बनाते हैं बच्चों आपकी ये। चलिए, अब डिवीजन पे आते हैं। हमने डिवीजन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों डिवीजन की इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सबसे पहला डिवीजन का रूल क्या कहता है? सबसे पहला डिवीजन का रूल कहता है बच्चों कि ए और बी दो इंटीजर हैं और ए बी से भाग कर रहे हैं ए को, तो ये एक इंटीजर नहीं होगा। मतलब जरूरी नहीं कि ये एक इंटीजर हो। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल की मदद से ये आपको समझाने की कोशिश की गई है प्रॉपर्टीज। जैसे 27 है ए और बी है 4, 27 को 4 से भाग करेंगे तो इंटीजर नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए बोला गया है अगर दो इंटीजर्स हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आंसर इंटीजर ही आए। दूसरा लॉ समझिए, इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी है बच्चों, क्या कहती है कि अगर a एक इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है, a एक पूर्णांक है और a 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये पूर्णांक 0 के बराबर नहीं है और हम उसको a से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर में 1 आएगा। जैसे मतलब 7 है, a की वैल्यू 7 है और अगर मैं 7 को 7 से ही भाग करूं, सेम इंटीजर से भाग करूं, तो आंसर 1 आएगा हमेशा। ये चीज याद रखनी है। इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइडेड बाय 1 इज 3a। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोला गया है, अगर मैं किसी इंटीजर को सेम इंटीजर से भाग करता हूं तो आंसर 1 आता है, उसी तरह से किसी भी इंटीजर को 1 से भाग करता हूं तो आंसर वही इंटीजर आ जाता है। समझ में आ गए ये दो रूल, ये दो प्रॉपर्टी सिमिलर सी हैं। इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन 0 से किसी भी 0 को किसी भी इंटीजर से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आपका 0 ही आएगा। ये समझनी है, 0 को किसी भी इंटीजर से भाग दोगे आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर आप किसी इंटीजर को 0 से भाग करोगे तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद है, ये कुछ प्रॉपर्टी आपको दे दी गई है कि भाई ए बी सी 3 इंटीजर हैं, तो आप पहले ए को बी से डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको सी से करोगे, या फिर बी और सी को पहले डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा उससे ए को भाग करोगे, तो ये इक्वल नहीं आएंगे एक्सेप्ट फॉर सी इज इक्वल टू 1, एक्सेप्ट अगर सी 1 हो तो। ठीक है, ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं बच्चों। अब इनके आधार पे ही आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब मान लीजिए यहाँ से करेंगे ना,
यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज यूज हो जाएंगी। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। 26 को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा आंसर? दोनों ही इंटीजर हैं, क्या हैं? दोनों ही इंटीजर हैं। तो इस केस में हमारा आंसर एक इंटीजर आ जाएगा, है ना, जो कि है 2। कोई दिक्कत नहीं है, समझना चीजों को। देखिए, अगर आपके पास सेकंड है ना, ठीक है, अगर आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मेरा? एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, है ना, जो कि है 4। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है कि हर केस में ये आपका इंटीजर ही आए। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया, आंसर फिर भी नेगेटिव इंटीजर आएगा। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो आंसर पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है मुझे, 23 प्लस माइनस 7, ठीक है, तो 23 माइनस 7 बटे 8 है। कितना करेंगे 23 माइनस 7, तो ये 16 बटे 8 आ गया, ये 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो हर केस में इंटीजर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं, सीधा सीधा इनका कहाँ पे यूज है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, उनका यहाँ पे डायरेक्ट यूज होगा डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, 30 माइनस 30 है, इसको 10 से डिवाइड करो। यहाँ भी क्या है, इसको -30 को, नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? -30 बाय 10, 0 से 0 कट हो गया, -3, ठीक है। अब ऐसे ही एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको अगर आप 50 को -5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आएगा, -10। जरूरी नहीं है हर बार इंटीजर आए बच्चों, ये मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। अब इस तरह से ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, है ना, क्या प्रॉपर्टी है? डी -49 है डिवाइडेड बाय 49। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं a को a से ही डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर ये तो सेम है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आंसर नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, तो -1 आना चाहिए इस केस में। कितना? -1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इस तरह ये भी कर सकते हैं आप, जीरो को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए हमारा, है ना। तो इस तरह से आप ये लगभग सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, सिंपल डिवीजन है ये, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो होमवर्क में करने हैं बाकी के पार्ट्स, आपको सिंपल हैं, इजीली आप कर सकते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको आप वेरीफाई कर रहे हैं। यही बोला गया था ना कि भाई इनको आपको वेरीफाई करना है, इनकी सबकी वैल्यूज ये हैं। तो इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए के लिए, ए है 12, बी है -4, सी है 2। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या है? a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। a को b और c को जोड़ के हम भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब
इस केस में वैल्यूज रखेंगे a की 12 है डिवाइडेड बाय b कितना है। देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन हमने की थी। a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, है ना। मल्टीप्लीकेशन में तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल थी, लेकिन डिवीजन में नहीं है, डिवीजन में ये इक्वल नहीं होते, तो इसी को वेरीफाई करना है हमें। ये 12 है डिवाइडेड बाय b कितना है -4 प्लस 2, कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 -2, एंड 12 डिवाइडेड बाय -2 कितना आ गया -6। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखिए इसका, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अलग अलग डिवाइड कर लेंगे इसको। a कितना है 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया -3 प्लस 6, कितना आ गया 3। तो बराबर है नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। नोट कर लेंगे बच्चों इसको, और ये वाला पोर्शन आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूज हो रही हैं इस क्वेश्चन में। क्या बोला गया है, 369 को किससे डिवाइड करूं कि आंसर 369 आ जाए। तो एक प्रॉपर्टी थी, बिकॉज व्हेन a डिवाइडेड बाय 1, जब a को 1 से डिवाइड करेंगे तो a ही आएगा, मतलब सेम इंटीजर वापस आएगा। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए आपके पास, है ना। तो अब प्रॉपर्टीज का यूज करके इजीली आप निकाल सकते हैं। b है -75 है, इसको किससे डिवाइड करूं कि आंसर -1 आ जाए, है ना। ये भी सोचने वाली बात है। तो एक प्रॉपर्टी थी, अगर मैं a को a से ही डिवाइड करता हूं तो आंसर 1 आता है कि नहीं, यही है। मतलब सेम इंटीजर को उसी इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं -a को a से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा -1। मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर हो और उनको डिवाइड करें तो आंसर -1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर प्लस -75 है तो मैं इसको पॉजिटिव 75 से प्लस a से डिवाइड कर देता हूँ ताकि आंसर आपका -1 आ जाए। ठीक है, तो ये चीज ये भी आसान है। अब देखिए -206 है, इसको अगर मैं सेम इंटीजर से डिवाइड करूं तो आंसर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स -206 से ये वाली प्रॉपर्टी होगी कौन सी भाई, a डिवाइडेड बाय a इज 1। सिमिलरली अगर मैं बोलूं -a डिवाइडेड बाय -a तो भी आपका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है, तो नोट कर लेंगे और बाकी के पार्ट्स बच्चों होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज सीखी हैं रिलेटेड टू डिवीजन। इसके आधार पे क्वेश्चंस जरूर करें और होमवर्क भी कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।